हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। एंड आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कंप्लीट करने वाले हैं हमारे क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 रिव्यू ऑफ पाइथन बेसिक्स, सिर्फ एक ही वीडियो लेक्चर में। तो आपको ये नोट्स जो हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक है। लेकिन अभी मत जाइएगा, पहले ये पूरा लेक्चर देखिए, उसके बाद इन नोट्स को रखिएगा रिविजन के लिए। अगर आपने क्लास 11th में पाइथन पढ़ी है लेकिन आप भूल चुके हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो लेक्चर के बाद आपके बेसिक्स क्लियर हो जाने वाले हैं। ठीक है, मतलब आप पाइथन में जितने भी बेसिक कोड हैं वो समझ जाएंगे, पढ़ने लगेंगे, एंड क्या कहते हैं, आगे आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली पाइथन में। ठीक है, इसलिए ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बाकी आपके लिए कॉन्सेप्ट की कोई कमी नहीं है। यहाँ पे आपके सारे नोट्स हैं, आपको क्या कहते हैं प्रैक्टिस भी हो जाएगी। यहाँ पे आइडियली भी हमने खोल रखा है, एंड पीछे वाइट बोर्ड तो है ही आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो अब स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले आते हैं व्हाट इज़ पाइथन। तो पाइथन क्या है, हमारी एक सिंपल सी कंप्यूटर लैंग्वेज है जिसमें हम कंप्यूटर को टास्क बताते हैं कि यार आपको क्या क्या करने हैं, एंड उससे टास्क करवाने के बाद उसको सेव भी करवा सकते हैं या फिर शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब बेसिकली हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं थ्रू कोडिंग लैंग्वेजेस। पाइथन उनमें से एक है। तो पाइथन इज़ अ हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इंटरैक्टिव जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एक एक करके इन सबको समझते हैं। हाई लेवल का मतलब है ईजियर फॉर अस टू रीड एंड राइट। तो देखिए, बाकी जितनी लैंग्वेजेस होती है ना, उनका जो कोड होता है वो आपको तभी समझ में आएगा जब आपको ऑलरेडी वाली लैंग्वेज थोड़ी बहुत आती हो। लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं है। पाइथन का जो कोड लिखा रहता है वो सिंपल ऐसा लगता है कि इंग्लिश भाषा में जैसी बातचीत होती है वो लिख रखा है यहाँ पे। तो कोई भी बिगनर लेवल का बंदा इसको आराम से समझ सकता है। ठीक है, एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पे आते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब ऑर्गेनाइज कोड यूजिंग ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? पाइथन में हर एक चीज़ ऑब्जेक्ट है। ठीक है, आपका लिस्ट, टपल, स्ट्रिंग, हर एक डेटा टाइप, सारी की सारी चीज़ें ये ऑब्जेक्ट है। यहाँ तक कि आपका कोड जो आप लिखते हैं, तो इन चीज़ों को पाइथन अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखता है। बाकी ऑब्जेक्ट्स के बारे में अभी और समझेंगे। ठीक है, इंटरैक्टिव। तो इंटरैक्टिव एक एनवायरनमेंट है पाइथन का जिसमें आप एक लाइन ऑफ कोड लिखें, एंटर दबा के अगली लाइन में आपको उसका आउटपुट मिल जाता है। ठीक है, यह है इंटरैक्टिव मोड, मतलब इंटरैक्टिव एनवायरनमेंट हमारे पाइथन का। ठीक है, बाकी जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी कि यार जनरल पर्पस है, कोई भी इसको यूज़ कर सकता है, सारे काम इससे सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, एंड इट वॉज डेवलप्ड बाय गाइडो वन रॉसम इन 1991। तो इनको बनाया किसने था? गाइडो वन रॉसम जी ने बनाया था 1991 में। इनको याद रखने का एक तरीका है गवार 91। नो डिसरिस्पेक्ट टू हिम, ये बस एक रटने का तरीका है। ठीक है, एग्जाम्स में ताकि आप भूल ना जाओ। तो ठीक है, GVR 91 ये याद रखना। थर्ड पॉइंट, यूज्ड इन वेब डेवलपमेंट, AI, ML एंड मोबाइल ऐप डेवलपमेंट एंड डेटा साइंस में भी इनका बहुत सारा यूज़ होता है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। इंटरप्रेटेड का मतलब होता है पाइथन रीड्स वन लाइन एट अ टाइम। मतलब कि आप भले ही स्क्रिप्ट मोड में हो या है चाहे इंटरैक्टिव मोड में हो, पाइथन एक लाइन को रीड करेगा, उसे एग्जीक्यूट करेगा, देन दूसरी लाइन पर चलेगा। ठीक है, ऐसा ही इसका क्या कहते हैं मोड है, ये ऐसे ही चलता रहता है। अभी आते हैं आगे। अब आते हैं पाइथन आइडियली पे। आप जब भी पाइथन इंस्टॉल करते हैं, सबसे पहली चीज़ जहाँ पे जो आपको मिलती है, जिस पे आप कोड करते हैं, वो है पाइथन आइडियली इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरनमेंट। ठीक है, इसमें आपको दो मोड्स मिल जाते हैं, इंटरैक्टिव मोड और स्क्रिप्ट मोड। एक एक करके देख लेते हैं। जैसे ही मैं आइडियली खोलता हूँ, ये जो सामने सामने मेरे को दिख रहा है ये होता है इंटरैक्टिव मोड। अब मैं इसमें कोई सा भी कोड लिख देता हूँ, मेरे को अगली लाइन में ही उसका आउटपुट मिल जाता है। हेलो, सिर्फ हेलो लिख देते हैं। ठीक है, अगली लाइन में मेरे को उसका आउटपुट मिल गया। तो ये है हमारा इंटरैक्टिव मोड। स्क्रिप्ट मोड क्या है? स्क्रिप्ट मोड हम Ctrl+N दबा के हम क्या कहते हैं लेकर आते हैं। ये मैंने ओपन कर दिया स्क्रिप्ट मोड, आपको दिखेगा यहाँ पे। ठीक है, अब स्क्रिप्ट मोड में क्या है कि आप बंच ऑफ लाइन ऑफ कोड, यानी कि मल्टीपल लाइन ऑफ कोड लिख सकते हैं एंड देन उसको एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कुछ, प्रिंट हेलो एवरीवन, और भी लिख लेते हैं प्रिंट दिस इज आवर लेक्चर। एक और चीज़ लिख लेते हैं, A इज इक्वल्स टू 10, B इज इक्वल्स टू 40, प्रिंट A प्लस B। तो अब इनको क्या कहते हैं रन करवाते हैं। रन करवाने से पहले हमें इनको सेव करवाना पड़ेगा। तो रन कराने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन मिल जाएंगे। सबसे पहले तो यहाँ ऊपर ही आपको एक रन का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे,
आपका रन हो सकता है। एंड दूसरा ऑप्शन एक और है हमारे पास कि आप शिफ्ट दबा के F5 को दबा लें, मतलब कि अगर आपके पास लैपटॉप है तो शिफ्ट F5, वरना नॉर्मल F5, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास पूछेगा सोर्स मस्ट बी सेव्ड, ओके। इसे ओके करके हम कोई एक फोल्डर चूज़ कर लेंगे। मैं चूज़ कर लेता हूँ, तो यहीं पर कर लेते हैं सेव, ठीक है। अब मैं इसको एक नाम दे देता हूँ, क्या नाम दूँ, hello.py। एंड आप जोन सा भी पाइथन की फाइल स्टोर करेंगे उसे .py एक्सटेंशन से ही करेंगे, ठीक है, वरना एरर आ सकता है। .py अब हमने कर दिया सेव, इसे करो कैंसिल। और ये क्या दिक्कत आ गई, इसको क्या कहते हैं, नॉर्मल रन कर देखते हैं, रन मॉड्यूल। ये हो चुका है हमारा रन। हेलो एवरीवन, दिस इज़ आवर लेक्चर एंड 50, हमारा जो हमने आउट प्रिंट करवाया था ए एंड बी को, वो आंसर आ गया 50। अब मैं आपको दिखा देता हूँ ये फाइल स्टोर कहाँ पे हुई है। तो यहाँ पे हमने एक फ़ोल्डर पे हमारे फाइल को कर लिया है सेव, ठीक है। अब अगर मेरे को वो वाली फाइल दोबारा से खुलवानी हो, यहाँ पर देख लीजिए, ये रही वो फाइल, हेलो की फाइल हमने जहाँ पर सेव कर रखी थी। ये रहा वो फोल्डर, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमारी फाइल सेव हो चुकी है, ठीक है। एंड हम इसको ओपन भी करवा सकते हैं दोबारा। अब ये हमेशा सेव रहेगी, हमारे कंप्यूटर में ही रहेगी। स्क्रिप्ट मोड का ये फ़ायदा होता है कि जो हमारी फाइल्स होती है पाइथन फाइल्स, उसे हम सेव करके रख सकते हैं। लेकिन इंटरैक्टिव में ऐसा नहीं होता, उसमें होता है कि आप एक बार कोड लिखो एंड अगली लाइन में उसका आउटपुट मिल जाएगा, बस बाद में वो डिलीट हो जाएंगे। आपको ओपन करके दिखा देता हूँ मैं। आइडियली खोलते हैं हम अपना, ये स्क्रिप्ट मोड था, ये रहा आइडियली। अब मैं यहाँ पे फाइल ओपन करवा लूँगा, कंट्रोल O, एंड अपना फोल्डर कर लूँगा सिलेक्ट। यहाँ पे भाई जल्दी से फोल्डर कर ले सिलेक्ट, ये रहा पाइथन, एंड ये कर लो ओपन। तो ये देख लीजिए, आपको कोड ओपन होकर मिल गया, वही सेम एज इट इज़ जैसा था, बिल्कुल वैसा, ठीक है। अब चलते हैं आगे। टोकन्स क्या होते हैं? तो टोकन्स आर द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ अ पाइथन स्क्रिप्ट। इंटरप्रेटर ब्रेक्स द सोर्स कोड इनटू टोकन्स। तो देख लीजिए, हर एक चीज़ पाइथन में टोकन्स होती है, यहाँ तक कि आपका लिस्ट, टपल, ऑब्जेक्ट, स्ट्रिंग, आपका क्या कहते हैं कोड खुद, हर एक चीज़ टोकन होती है, ठीक है। एंड क्या कहते हैं, इसके भी सब पार्ट्स होते हैं इसको डिफाइन करने के लिए कि यार किस टाइप के टोकन्स हैं हमारे पास, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं हमारे पास आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स का मतलब कि नेम ऑफ एनी वेरिएबल, फंक्शन और मॉड्यूल, किसी भी वेरिएबल का नाम। आपने लिख दिया a इक्वल्स टू 10, तो यहाँ पर जो a है वो है आपका आइडेंटिफायर। वहाँ पर फंक्शन आ जाते हैं, फंक्शन आप डिफाइन करते हैं, इन पे भी आएंगे बाद में। डेफ, फिर फंक्शन का नाम आप लिखते हैं, फिर आप लगा देते हैं पैरेंथेसिस, उसके बाद कॉलन्स, एंड यहाँ पर जो आपका नाम होगा जो आपने लिख रखा है, ये हो जाएगा आपका आइडेंटिफायर्स, एंड वहीं पर मॉड्यूल्स, ठीक है। कीवर्ड्स पर आते हैं। रिजर्व्ड वर्ड्स, रिजर्व्ड पाइथन वर्ड्स विच हैव अ डिफरेंट मीनिंग फॉर द इंटरप्रेटर। मतलब कि कुछ ऐसे वर्ड्स जो पाइथन रिजर्व कर रखे हैं, जैसे कि कंटिन्यू, ब्रेक, इन, एंड, और, ये जितने भी वर्ड्स हैं इनका अपना खुद एक मतलब है, एंड आप इनको एज अ वेरिएबल नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है। आप क्या कहते हैं, जितने भी वर्ड्स हैं वो आप देख सकते हैं। अगर आप इम्पोर्ट कीवर्ड एंड प्रिंट KW लिस्ट यूज़ कर रहे हैं, एक बार ट्राई करते हैं हम। यहाँ पर हमारे पास एक मॉड्यूल होना चाहिए इम्पोर्ट कीवर्ड के नाम से, एंड फिर हमें करवाना था प्रिंट कीवर्ड डॉट KW लिस्ट, मतलब कि कीवर्ड लिस्ट। यहाँ पर भी देख लीजिए, जितने भी हमारे कीवर्ड्स थे वो सारे आ चुके हैं, फॉल्स, नन, ट्रू, एंड, एज। ये हमारे कीवर्ड्स होते हैं जिनका पाइथन में एक अलग मतलब होता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। लिटरल्स। लिटरल्स क्या होते हैं? एनीथिंग स्टोर्ड इन अ वेरिएबल, मतलब कि आपके वेरिएबल में कुछ भी ऐसी चीज़ हो, कुछ भी डेटा हो, कुछ भी वैल्यू हो जो स्टोर हो रही है, उन्हें लिटरल्स कहते हैं। जहाँ मैंने आपको एग्जांपल बताया था a इक्वल्स टू 10, तो यहाँ पर जो 10 है वो एक लिटरल है, क्योंकि वो एक वेरिएबल, वो एक क्या कहते हैं आपकी वैल्यू है जो स्टोर हो रही है आपके वेरिएबल में, ठीक है। ऑपरेटर्स पे आ जाते हैं। सिम्बल्स और वर्ड्स दैट परफॉर्म्स एनी ऑपरेशंस, यानी कि कोई से भी ऐसे वर्ड्स, ऐसे सिंबल्स जो कोई ऑपरेशन कर रहे हो, जैसे कि प्लस, माइनस, डिवाइड, ये कोई ऑपरेशन कर रहे हैं ना, मतलब कि नंबर्स को आपको ऐड, सब्ट्रैक्ट, ये सारी चीज़ें करके दिखा रहे हैं, इसलिए ये हो गए ऑपरेटर्स। इन्हें भी आगे समझेंगे। डिलिमिटर्स, सिंबल्स टू सेपरेट वैल्यूज़ एंड एनक्लोज वैल्यूज़, मतलब कि ऐसे सिंबल्स जो हमारी वैल्यू को या तो क्लोज करने के लिए यूज़ हो या फिर उन्हें सेपरेट करने के लिए यूज़ हो। मतलब कि मान लो हमने लिखा 1 2 3, अब इनको सेपरेट करने के लिए हम बीच में कॉमा लगाएंगे ना, एंड क्या कहते हैं जब इनको क्लोज करेंगे तो या तो पैरेंथेसिस लगा लेंगे या फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाएंगे इनको स्टोर करने के लिए, एज अ लिस्ट या फिर एज अ टपल। ज़्यादा कन्फ्यूज मत होइए, धीरे धीरे सबको समझेंगे, ठीक है।
अब आ जाते हैं हमारे स्ट्रक्चर ऑफ अ पाइथन प्रोग्राम पे। हमारे पाइथन प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या होता है? तो पाइथन हैव सेवरल एलिमेंट्स सच एज स्टेटमेंट्स, एक्सप्रेशन, फंक्शन, कमेंट्स, ठीक है। एंड ये सिंक्रोनाइज कैसे होते हैं, एक एक करके समझते हैं। प्रोग्राम्स, जोन से भी आप एक पाइथन फाइल बना लेते हैं, जोन सी आपकी प्रोग्राम फाइल होगी उसे कहते हैं प्रोग्राम्स, ठीक है। अब ये प्रोग्राम कंसिस्ट करते हैं अपने अंदर मॉड्यूल्स। तो मॉड्यूल्स क्या होते हैं, जैसे कि जो दूसरी फाइल्स में जो फंक्शन होते हैं, ठीक है, डेफ फंक्शन नेम, एंड उसके बाद हम उसके अंदर जोन सी भी चीज़ डाल देते हैं, ठीक है। वो चीज़ जब हम किसी और फाइल में इंपोर्ट करके यूज़ करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर इंपोर्ट करके कीवर्ड को यूज़ कर रखा है, तो मतलब कि ये जो कीवर्ड की जो फाइल है, कीवर्ड का जो फंक्शन है, ये ऑलरेडी किसी और फाइल में बन चुका है, एंड मैंने बस यहाँ पे उसको इंपोर्ट करवा के उसकी फंक्शन का नाम लिख के उसे प्रिंट करवा लिया। इस फंक्शन के अंदर जोन सी भी चीज़ लिखी हुई थी, जैसे कि ये प्रिंट करने के लिए लिखा था, तो ये सारी चीज़ आ गई है हमारे पास, प्रिंट हो गए, ठीक है। ये चीज़ होती है हमारी मॉड्यूल्स, एंड इन मॉड्यूल्स में कंटेन होते हैं स्टेटमेंट्स। पाइथन की हर एक कोड की लाइन को हम स्टेटमेंट कहते हैं, ठीक है। एंड उस स्टेटमेंट में होते हैं एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशंस यानी कि आपके जो वेरिएबल्स हो गए, सॉरी, जो वेरिएबल्स के अंदर जो आपकी वैल्यू हो गई 10, 20, 30, ठीक है, उन्हें एक्सप्रेशंस कहते हैं। एक्सप्रेशंस भी कह लो एंड उनको लिटरल्स भी कह लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एंड उन एक्सप्रेशन से हम बनाते हैं एंड प्रोसेस करते हैं ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं अभी आगे समझेंगे, इसका एक एग्जांपल के साथ। यहाँ पे हमने एक पाइथन प्रोग्राम फाइल का एग्जांपल ले रखा है, ठीक है। यहाँ पर क्या कहते हैं, सबसे ऊपर आप देखेंगे लिख रखा है दिस इज़ अ पाइथन प्रोग्राम, हैशटैग के आगे, तो ये होगा आपका सिंगल लाइन कमेंट। कमेंट्स क्या होते हैं, ये वो लाइन ऑफ कोड होता है जो हमारा पाइथन इग्नोर कर देता है। ये बस हम लिखते हैं हमारे कोड को समझाने के लिए, कि अगर भाई कोई दूसरा बंदा पढ़े इस कोड को तो उसे समझ में आए कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें लिख रखी है, ये क्या काम करता है। उसके नीचे आप देखेंगे लिख रखा है इट कंटेन्स ऑल एलिमेंट्स नीडेड टू मेक अ पाइथन प्रोग्राम। मतलब कि ये है हमारे मल्टी लाइन कमेंट, जो हम ट्रिपल कोट्स के अंदर लिख देते हैं, ये हो जाते हैं हमारे मल्टी लाइन कमेंट्स, ठीक है। एंड ये दोनों चीज़ें ही पाइथन इग्नोर कर देता है, समझ में आए आपको। अब उसके बाद आ जाते हैं, हमने लिख रखा है डेफ ग्रीट, हमारा पैरेंथेसिस एंड कॉलन। तो ये क्या हुआ, ये हुआ मैंने एक फंक्शन को डिफाइन कर दिया, ठीक है। फंक्शन क्या होते हैं, कोई सी भी ऑफ लाइन ऑफ कोड आप कहीं पर भी कोड अपने प्रोग्राम फाइल में कहीं भी कितनी बारी भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिख भी रखा है लाइन्स ऑफ कोड दैट डज समथिंग एंड कुड बी यूज्ड अगेन एंड अगेन, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने लिखवा रखा है प्रिंट हेलो पाइथन वालों, ठीक है। अब मैं इसको अपनी प्रोग्राम फाइल में कहीं पर भी कितनी बारी भी कॉल करवा सकता हूँ। कॉल कैसे होता है, देखिए एकदम लास्ट में देखिए मैंने यहाँ पर करवा रखी है फंक्शन कॉलिंग, ठीक है। अब यहाँ पर इस तरीके से हमारी फंक्शन कॉलिंग हो जाएगी। जैसे ही मैं एग्जीक्यूट करूँगा हमारी पाइथन प्रोग्राम फाइल को, हमें प्रिंट हुआ वो मिल जाएगा हेलो पाइथन वालों, ठीक है। अब उसके बाद आ जाते हैं ये a=10, b=40, ये हमने लिख रखी हैं कुछ स्टेटमेंट्स, एंड इसके अंदर जो वैल्यू प्रोवाइडेड है 10, 40, a+b, प्रिंट a का जो a है b+60, ये सारी होती हैं हमारी एक्सप्रेशंस। एनीथिंग इन पाइथन दैट हैज़ अ वैल्यू और रिप्रेजेंट समथिंग, मैंने आपको अभी बताया। अब इसके नीचे आ जाते हैं हमारी क्या कहते हैं ब्लॉक्स पे, ब्लॉक्स ऑफ कोड पर। यहाँ पर हमने एक इफ़ स्टेटमेंट लगा रखी है, age=17 मैंने सबसे पहले लिया, उसके बाद लिख रखा है इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 18। यहाँ पर आपको प्रिंट करवाना है एलिजिबल टू वोट। तो ये हो चुका है आपका एक इफ़ स्टेटमेंट, इफ़ कंडीशन का ब्लॉक। एंड इसमें आपने क्या कहते हैं देख रखा होगा कि मैंने दे रखा है इंडेंटेशन। ये इंडेंटेशन ही बताता है कि यार ये लाइन ऑफ कोड्स हैं जो इफ़ कंडीशन अगर ट्रू हो गई मेरी तो ये चला देना है, ठीक है। इफ़ कंडीशन क्या होती है, यार ये तभी काम करेगी इसके आगे जो सी भी चीज़ लिख रखी है वो ट्रू हुई या फिर फॉल्स हुई। यहाँ पर आप देखिए मैंने जस्ट ऊपर इसके लिख रखा है age=17। तो आप बताइए ये कंडीशन ट्रू हुई या फिर फॉल्स हुई। ऑफ कोर्स फॉल्स हुई, इसलिए हमारी जो इसके नीचे वाली स्टेटमेंट है एल्स, वो प्रिंट हो जाएगी, वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक है। यही हमारा क्या कहते हैं कोड में होता है। हमारे पास दो ऑप्शंस हो जाते हैं, अगर येस होगा तो ये कर लो, नो है तो ये फिर ये कर दो, ठीक है। एंड इसमें ही हमारे ब्लॉक्स ऑफ कोड आ जाते हैं, ठीक है। ब्लॉक्स क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ लाइन्स ऑफ कोड दैट वर्क टुगेदर एंड आर रिटन विद द सेम इंडेंटेशन। इंडेंटेशन मैंने आपको बताया 4 स्पेसेस जो होती है उसे इंडेंटेशन कहते हैं। आगे चलते हैं, वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं, कंटेनर्स दैट कैन स्टोर वैल्यू, ठीक है। मतलब मान लीजिए एक कंटेनर है जो एक किसी वैल्यू को स्टोर करके रख सकता है। हमने एग्जांपल लिया था age=10 का, age=10,
तो ए यहाँ पर क्या है, हमारा एक कंटेनर, ठीक है, जो वैल्यू स्टोर कर रहा है कौन सी, 10 की, ठीक है। अब इसमें एक और चीज़ हमने लिख रखी है, वैल्यू क्या होती है, रिप्रेजेंट एनी नंबर, लेटर और अ स्ट्रिंग टू असाइन, वी यूज असाइनमेंट ऑपरेटर। मतलब कि हम कोई सा भी चीज़ इस पर असाइन करवा सकते हैं। हमने नंबर ले लिया, हम एक स्ट्रिंग भी ले सकते थे, हेलो स्ट्रिंग ले सकते थे, ठीक है, हम हेलो स्ट्रिंग ले सकते थे, हम और भी चीज़ें ले सकते हैं, लिस्ट, टपल, ये सारी चीज़ें ले सकते थे एंड उसको असाइन करवा सकते थे। एंड इस पर असाइन करवाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। हमारा सिंपलेस्ट असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, इज इक्वल्स टू ये, इसके बलबूते पे हम 10 की जो वैल्यू है उसे ए पर असाइन करवा रहे हैं, ठीक है। अब क्या कहते हैं, हमने जो ये चीज़ें असाइन करवा दी, इसकी एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी होती है। जो हमारा वेरिएबल है ए, इसकी एक आइडेंटिटी होगी, कैसे, एनी वेरिएबल क्रिएटेड इट इज़ गिवन अ यूनिक आइडेंटिटी, अ यूनिक एड्रेस। हमारा जो ए है इसका पाइथन की मेमोरी में एक अलग ही एड्रेस होगा एंड इसको हम प्रिंट भी करवा सकते हैं, किससे, हमारे id कमांड से। हमने यहाँ पर लिख रखा है id वेरिएबल नेम। इसका एक एग्जांपल ट्राई कर लेते हैं। मान लो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ एक वेरिएबल a एंड उसको वैल्यू दे देता हूँ 10, ठीक है। अब मैं यहाँ पर प्रिंट करवा देता हूँ id a। अब भाई a का एड्रेस क्या है, id बताओ, उसकी आइडेंटिटी क्या है। तो यहाँ पर आपको एक यूनिक नंबर मिल चुका है जो a के पास है, ठीक है, वो मेमोरी लोकेशन में इस एड्रेस पर मौजूद है। ओके, आगे चलते हैं टाइप पे। अब टाइप क्या बताता है, व्हेन वी पुट असाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल, ठीक है, अ रेलेवेंट डेटा टाइप इज ऑटोमेटिकली एसोसिएटेड विद द वेरिएबल। मतलब कि जैसे हमने यहाँ पर हमारे ए को एक इंटीजर डेटा टाइप की वैल्यू असाइन करवा दी है। अब हम क्या कहते हैं, इस पर कोई सी भी वैल्यू असाइन करवा सकते थे, लेकिन अगर मेरे को जानना है कि ए पर कौन सी डेटा टाइप की वैल्यू है, तो हम एक फंक्शन यूज़ करेंगे जिसको कहते हैं, एक कमांड यूज़ कर लेंगे जिसको कहते हैं टाइप। टाइप, उसके आगे वेरिएबल नेम, उसके बाद हमें बता दिया जाएगा कि यार इसकी क्लास कौन सी है, इंटीजर है, स्ट्रिंग है, और टपल है, क्या है। इसको देखते हैं, ए का टाइप, टाइप ए, हमारे पास आ चुकी है क्लास इंटीजर, ठीक है। अब हम क्या कहते हैं, किसी और चीज़ का टाइप देख लेते हैं। टाइप, मैं एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ यहाँ पे, हेलो, हेलियो, हेलो। अब इसको प्रिंट करवा दिया, हमारे पास देख लीजिए क्लास आ गई है स्ट्रिंग की, ठीक है। एक बार इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि आप सबको दिख जाए एक बारी में। हाँ, सही आ गया। हमारी यहाँ क्या कहते हैं, यहाँ पर टाइप आ गई हेलो की स्ट्रिंग। आगे देखते हैं। अब हमारे डेटा टाइप्स कितने टाइप के होते हैं, अभी मैं इतनी देर से आपको बता रहा था कि ये हमारा इंटीजर डेटा टाइप होता है, स्ट्रिंग डेटा टाइप होता है। तो टोटल हमारे पास कितने होते हैं, टोटल हमारे पास मेनली 5 डेटा टाइप्स होते हैं। सबसे पहला होता है नंबर्स। नंबर्स में हमारे पास 3 चीज़ आ जाती हैं, इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। इंटीजर आपको पता है हमारे सिंपल से 10, 20, 30, 40 ये सारे होते हैं हमारे इंटीजर्स। इंटीजर्स के बाद आते हैं फ्लोटिंग पॉइंट। फ्लोटिंग पॉइंट यानी कि पॉइंट वाली वैल्यू, जैसे कि 20.9, 18.67, 1.11111, ये सारी हमारी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ कही जाती है एंड इन्हें फ्लोट नंबर्स भी कह लो, आप फ्लोट कह लो सिंपली, ठीक है। अब फिर बाद में आते हैं हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे कि मैथ्स में आपने पढ़ रखा है, जो हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं ये सिंपली वही है जिसमें हमारे पास एक रियल वैल्यू होती है जैसे कि 3 प्लस एंड एक हमारे पास इमेजिनरी वैल्यू होती है जिसको कह देते हैं 4i कह देते हैं, 4j कह देते हैं, 4j, 3 + 4j -8 + 6j। तो ये वाली सारी वैल्यूज़ हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर्स में आ जाती हैं। फिर आता है नन पे। नन क्या होता है, मतलब कि कोई वैल्यू ही नहीं है, इट इज़ नन, एम्प्टी भी नहीं है वहाँ पे। वहाँ पर क्या कहते हैं, कोई वैल्यू मौजूद ही नहीं है, नो एग्जिस्टेंस, उस चीज़ को कहते हैं हम नन। इसको हम क्या कहते हैं आगे देखेंगे जब डिक्शनरी में हम कुछ फंक्शंस का यूज़ करेंगे, ठीक है। फिर आ जाते हैं सीक्वेंसेस पे। सीक्वेंस मतलब कि हमारे पास कॉमा सेपरेटेड वैल्यू होगी एंड क्या कहते हैं उसमें बहुत सारे डेटा टाइप्स हम यूज़ कर सकते हैं। सीक्वेंस में हमारे पास 3 टाइप के डेटा आते हैं। स्ट्रिंग्स यानी कि हमारी नॉर्मल हेलो, ठीक है। टपल्स क्या होती है, कोई सी भी हमारी वैल्यू विच इज स्टोर्ड इन पैरेंथेसिस ब्रैकेट्स। एक बार चेक कर लेते हैं, ये है हमारा एक टपल 1 2 3, ठीक है, ये हमारा एक टपल हो गया। आगे लेकर रखा है हमारी लिस्ट क्या होती है, हमारी स्क्वायर ब्रैकेट्स में स्टोर होने वाली वैल्यूज़, ठीक है। ये हमारी एक और सीक्वेंस है 1 2 3,
ठीक है, अभी इनको हम डिटेल में आगे और समझ लेंगे। ये थी हमारी लिस्ट। आगे आ जाते हैं सेट्स पे। तो सेट्स क्या होता है, ये वैसे तो आपके अभी इस चैप्टर में है नहीं, लेकिन आप फिर भी एक उसके लिए समझ लीजिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए। सेट्स हमारी जो सी भी कर्ली ब्रैकेट्स में स्टोर होती हैं वैल्यू, उन्हें सेट्स कहते हैं। एंड क्या कहते हैं, सेट्स में आप अगर किसी भी चीज़ को सेट में कन्वर्ट करवाएंगे तो जितनी भी रिपीटिंग वैल्यूज़ होंगी वो सारी डिलीट हो जाएंगी। सिर्फ जो एक बारी वैल्यू आएगी, यूनिक वैल्यूज़, वही सेट्स में रह सकती हैं। ठीक है, एक बारी चेक कर लेते हैं हमारी सेट क्या होती है। मैं यहाँ पर एक और वेरिएबल ले लेता हूँ डी, एंड उसमें एक सेट डाल देता हूँ 1 2 3। ठीक है, अब मैं यहाँ पर इसका टाइप देख लेता हूँ कि कौन सा टाइप है। टाइप डी। तो देख लीजिए हमारा जो डी है वो है एक सेट का डेटा टाइप। अब अगर मैं इसमें रिपीटिंग वैल्यूज डालता हूँ, आप एक बारी देखिए, मैं ले लेता हूँ f इज इक्वल्स टू 1 1 1 1 2 3 4 3 2। अब देख लीजिए क्या होगा। अब मैं अगर f को प्रिंट करवाऊंगा तो देख लीजिए जितनी भी रिपीटिंग हमारी वैल्यूज़ थी वो सारी डिलीट हो गई हैं। जो यूनिक वैल्यूज़ थी वही एक बारी बची हैं। अब अगर मैं किसी और डेटा टाइप को ले लेता हूँ, जैसे कि हमारी लिस्ट को ले लेते हैं, चलो ठीक है, लिस्ट ले लेता हूँ एक एस के नाम से, जिसमें मैं रिपीटिंग डेटा वैल्यूज़ डालता हूँ 1 1 2 3 3 4 4। ठीक है, अब अगर मैं इसको प्रिंट करवाऊंगा तो जैसी हमारी लिस्ट है एज इट इज़ वैसी आएगी। लेकिन अगर मैं एस को कन्वर्ट करवा देता हूँ सेट में, तो देख ले क्या होगा। सेट, हमारा जो सेट फंक्शन है, इसके अंदर आप कोई सा भी डेटा वैल्यू डालेंगे, डेटा टाइप डालेंगे, वो कन्वर्ट हो जाएगा हमारे सेट में। जैसे कि अभी मैं जो एक लिस्ट डेटा टाइप है हमारा वेरिएबल एस, उसे एस में सेट में कन्वर्ट करूँगा। देखिए ये हो गया कन्वर्ट। एंड अब देखेगा ये जैसी मैंने कन्वर्ट किया, जितनी भी इसकी रिपीटिंग वैल्यूज़ थी वो सब अब डिलीट हो चुकी है एंड यूनिक वैल्यूज़ हमारे पास बची हैं। ठीक है, तो ये था हमारा सेट डेटा टाइप। आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं हमारे पास मैपिंग्स। मैपिंग्स में आ जाता है हमारा सिर्फ एक डिक्शनरी। डिक्शनरी में हम की वैल्यू पेयर्स के साथ हमारी वैल्यूज़ को स्टोर करके रखते हैं। एंड हमारी क्या कहते हैं, जो की है वो एक असाइन होती है एक वैल्यू के साथ। वो यूनिक भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती। इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक हम ले लेते हैं एग्जाम्पल, f इज इक्वल्स टू हमारी एक नॉर्मल डिक्शनरी बना लेते हैं। नेम हम ले लेते हैं कोई एक राघव। ठीक है, एंड अब इसकी एक और नई वैल्यू डाल देते हैं एज, एंड इस एज को हम असाइन कर देते हैं एक वैल्यू के साथ 18। ठीक है, हमने ये कर दिया है। अब हम क्या कहते हैं, जब मैं f को प्रिंट करवाऊंगा तो देख लीजिए हमारे पास एक डिक्शनरी मिल चुकी है जिसके पास 2 की वैल्यू पेयर्स हैं। सबसे पहले की वैल्यू पेयर है हमारा नेम एंड राघव। यहाँ पर जो नेम है वो है हमारी की, एंड उसको असाइन कर दिया हमने एक वैल्यू के साथ जो थी राघव। कैसे? सेमीकोलन के साथ। ठीक है, सेमीकोलन से असाइनमेंट हो जाती है हमारी वैल्यू की में। अब हमने सेकंड चीज़ ले ली है एज, एंड उसको असाइन कर दिया है 18 से इंटीजर के साथ। ठीक है, तो ये था हमारा डिक्शनरी। अब आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि नंबर्स में इंटीजर के नीचे लिख रखा है मैंने बूलियन। बूलियन का क्या मतलब हुआ, मतलब कि समझ लो जो ट्रू और फॉल्स होती हैं ये सारी होती हैं हमारी बूलियन डेटा टाइप, बूलियन वैल्यूज़। अब इसको इंटीजर के नीचे डालने का ये मतलब था कि जो ये एक ना फन कॉन्सेप्ट है, हमारे पाइथन में जो ट्रू और फॉल्स हैं उसे एक इंटीजर की तरह ही ट्रीट किया जाता है। ट्रू को 1 बोला जाता है एंड फॉल्स को 0 बोला जाता है। एंड इसमें हम क्या कहते हैं, अपने ऑपरेशंस भी कर सकते हैं। एक बार मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। हमने यहाँ पर पहले इसको थोड़ा सा खाली कर लेता हूँ मैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर एक डेटा टाइप ले लेते हैं ए इज इक्वल्स टू ट्रू। ना छोड़ो, ऐसे ही मैं इंटीजर में कन्वर्ट करवा लेता हूँ हमारी वैल्यू को ट्रू को। ये हमारी टाइप कन्वर्जन है, आगे समझेंगे कैसे होती है। अब देख लीजिए यहाँ पर हमें वैल्यू मिल चुकी है 1। अब अगर मैं कन्वर्ट करवाता हूँ फॉल्स को, इंट फॉल्स, तो हमें देख लीजिए यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी 0। एंड अगर मैं देख लीजिए प्रिंट करवाऊंगा ट्रू प्लस ट्रू को, कैपिटल ट्रू प्लस ट्रू, तो देख लीजिए हमें वैल्यू मिल चुकी है 2। ठीक है, ये एक फन कॉन्सेप्ट था। अब आगे चलते हैं।
डायनामिक टाइपिंग का मतलब क्या होता है कि हम एक वेरिएबल को मल्टीपल टाइम्स किसी और डेटा टाइप से असाइन भी कर सकते हैं एंड पुराना वाला डिलीट अपने आप हो जाता है। मतलब कि आप मल्टीपल टाइम्स नई नई डेटा टाइप वैल्यू असाइन कर सकते हैं सेम ही वेरिएबल को। कैसे, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी यहाँ पर हमारे पास एक वेरिएबल है a, ठीक है, a है हमारे पास 10, तो कौन सा डेटा टाइप हुआ, इंटीजर, ठीक है, टाइप ऑफ a, ठीक है, इंटीजर है। अब मैं क्या कहते हैं इसको चेंज कर देता हूँ किसी स्ट्रिंग में, a इज इक्वल्स टू हेलो, ठीक है। अब मैं लिख देता हूँ टाइप ऑफ a। अब देख लीजिए अब ये कन्वर्ट हो चुकी है स्ट्रिंग में। अब अगर एक और चीज़ कर देता हूँ इसके साथ, अभी अगर इसको प्रिंट करवाएंगे तो हमें स्ट्रिंग वैल्यू ही मिलने वाली है, प्रीवियस वैल्यू नहीं मिलेगी, वो डिलीट हो चुकी है। अब मैं इसको एक लिस्ट में कन्वर्ट करवा देता हूँ, a इज इक्वल्स टू 1 2 3, ठीक है। अब अगर मैं इसका दोबारा से देखूंगा टाइप क्या है, तो इसका टाइप अब बन चुका है लिस्ट। तो ये होती है हमारे पाइथन की डायनामिक टाइपिंग। वेरिएबल को कितनी भी बार चेंज करो, अ वेरिएबल कैन बी चेंज्ड मल्टीपल टाइम्स। यू कैन रीडिफाइन अ वेरिएबल विथ डिफरेंट डेटा टाइप्स सच एज न्यूमेरिक, स्ट्रिंग एक्सेट्रा। आपने देख लिया। अब म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल डेटा टाइप्स पे आते हैं। तो म्यूटेबल डेटा टाइप्स का क्या मतलब होता है कि वेरिएबल्स हुज वैल्यू कैन बी चेंज्ड आफ्टर बीइंग असाइंड आर कॉल्ड म्यूटेबल। मतलब कि एक डेटा वैल्यू को, एक वेरिएबल को आप मल्टीपल टाइम्स चेंज कर सकते हो, उसे मैनिपुलेट कर सकते हो। जो सेम आपके पास डेटा पड़ा हुआ है ना, उसी के नए डेटा ऐड भी कर सकते हो एंड जो पुराना डेटा है उसे डिलीट भी कर सकते हो। इसे कहते हैं म्यूटेबल डेटा टाइप्स। एंड हमारे एग्जाम्पल होते हैं इस चीज़ के, वो है लिस्ट और डिक्शनरी, ठीक है। जब हम लिस्ट डिक्शनरी के बारे में पढ़ेंगे तब मैं आपको इसमें डिटेल में बता दूंगा कि क्यों है म्यूटेबल, ठीक है। न्यू वैल्यू इज स्टोर्ड इन द सेम मेमोरी लोकेशन। मैंने आपको जैसे बताया कि सेम हमारे जो वैल्यू है, सेम जो हमारा वेरिएबल है, उसी के अंदर ये सारी डेटा मैनिपुलेशन होती है सेम मेमोरी लोकेशन पे, ठीक है। इम्यूटेबल पे आते हैं। इम्यूटेबल का मतलब कि कैन नॉट बी चेंज्ड, उसे आप चेंज ही नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपने ट्राई किया इन्हें चेंज करने का, तो जो पुरानी वाली वैल्यू है पुराने डेटा के साथ, वो डिलीट हो जाएगी एंड नई वैल्यू ही इसकी ओरिजिनल वैल्यू बन जाएगी, ठीक है। ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल आप देख लीजिए, 2 + 4 हमने लिख रखा है। तो यहाँ पर जो 2 और 4 है वो है हमारे ऑपरेंड्स, यानी कि जिन पर ऑपरेशन हो रहा है। एंड यहाँ बीच में प्लस जो है ये है हमारा ऑपरेटर, यानी कि जो ऑपरेशन करवा रहा है। अब इसमें टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स देखते हैं। सबसे पहला अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, इन्हें मैथमेटिकल ऑपरेटर्स भी कहते हैं। एंड ये हमारे दो टाइप्स के होते हैं, यूनरी अरिथमेटिक ऑपरेटर एंड दूसरा होता है बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेटर। तो यूनरी यूज़ होता है बेसिकली रिप्रेजेंट करने के लिए किसी भी नंबर को, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। उसके लिए हम अरिथमेटिक का यूनरी का यूज़ करते हैं, ठीक है। एंड ये हमारे पास दो हो गए, यूनरी प्लस एंड यूनरी माइनस। सॉरी, यहाँ पर 2 बारी प्लस लिख दिया। फिर आते हैं बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेटर पे। बाइनरी में मतलब कि जो ऑपरेशन करवा रहे हैं, हमारा सबसे पहला ऐड, प्लस का सिंबल, माइनस, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई के लिए हम स्टार का यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर डिवीजन के लिए फ्रंट स्लैश। अब डिवीजन में क्या है कि आप कोई सी भी वैल्यू आप ले लें जिसमें पॉइंट आ सकता है, जिसको डिवाइड करके पॉइंट आ सकता है, तो ये आपको फ्लोटिंग पॉइंट में आपका आंसर दे देगा। जैसे कि यहाँ पे 3/2 किया मैंने, तो पॉइंट वाली वैल्यू हमें मिल गई विच इज़ 1.5। अब फ्लोर डिवीजन क्या करता है, जो पॉइंट वाली वैल्यू होता है ना, उसे हटा देता है, सिंपली हटा देता है। यहाँ पे 3/2 किया मैंने फ्लोर डिवीजन, इसमें मेरे को सिर्फ मिली 1 की वैल्यू, सिर्फ 1। जो 0.5 था वो इसने हटा दिया। अगले पे चलते हैं मॉड्यूलर डिवीजन। मॉड्यूलर डिवीजन क्या करता है, आपको रिमाइंडर दे देता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हमने कर रखा है 30%7, तो 30%7 यानी कि 30 को 7 से डिवाइड करो, 7 4 28 होता है, 28 - 30, 2 रिमाइंडर बच गया। तो वही 2 रिमाइंडर हमारी वैल्यू, हमारा आउटपुट हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। अब अगर हम पॉइंट्स की वैल्यू भी लेते हैं तब भी हमें आउटपुट मिल जाएगा। जैसे कि 10.3 3.2, तो हमें 0.7000 जहाँ तक इसकी वैल्यू चलेगी वो पूरी वैल्यू हमें मिलने वाली है, ठीक है। फिर आ जाता है एक्सपोनेंटेशन। एक्सपोनेंटेशन का मतलब होता है सिंपली पावर में, ठीक है। यहाँ पे 3 exponent 2 यानी कि 3 की पावर में 2, हमारा आंसर आ गया 9। अब हम नेगेटिव के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, 3 की पावर -2 विच इज़ 0.11। अब यहाँ पर क्या कहते हैं, पॉइंट्स की वैल्यू भी हम यूज़ कर सकते हैं, 10.2 की पावर 3.1, एंड जो सा भी इसका आंसर होगा वो आपको पूरा मिल जाएगा, ठीक है। अब असाइनमेंट ऑपरेटर्स पे आते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर्स, हमारा सबसे सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर कौन सा था, इज इक्वल्स टू। अब उसी के आगे हम थोड़े शॉर्ट हैंड्स भी समझ लेते हैं।
सबसे पहला आता है हमारे पास ऐड एंड असाइन का शॉर्ट हैंड। ये होता है, इसको यूज़ करते हैं x प्लस इज इक्वल्स टू वाई से। इसका मतलब हुआ x इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। अब इसको देख लीजिए कि ये कैसे यूज़ होगा। एक बार इसको मिटाकर आपको दिखा देता हूँ, जल्दी जल्दी मिटा लो भाई। हमने यहाँ पर लिख रखा है x एंड y, x प्लस इज इक्वल्स टू वाई। इसका सिंपली मतलब हो गया x इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। मान लीजिए x की कोई सी भी एक पुरानी वैल्यू होगी, उसमें हमने एक नई वैल्यू y की वैल्यू ऐड करवा दी है। इससे क्या होगा कि जो x की पुरानी वैल्यू थी वो अब डिलीट हो जाएगी एंड नई वैल्यू x के अंदर आ जाएगी। मतलब मान लो x की पुरानी वैल्यू थी हमारी 10 एंड y की वैल्यू है 5। तो यहाँ पर हमने जब करा 10 प्लस 5, हमारा x की वैल्यू हो जाएगी 15। x की वैल्यू होगी 15। अब आप देखेंगे x की नई वैल्यू तो 15 है, पुरानी वैल्यू थी 10, तो पुरानी वैल्यू अब हो जाएगी मेमोरी लोकेशन से डिलीट एंड नई वैल्यू हमें मिल जाएगी x इज इक्वल्स टू 15। ठीक है, अब आगे चलते हैं। सब्ट्रैक्ट एंड असाइन। सब्ट्रैक्ट एंड असाइन मतलब कि माइनस इज इक्वल्स टू एक्स माइनस इज इक्वल्स टू वाई, जिसका मतलब है x इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई। आगे आ जाते हैं मल्टीप्लाई एंड असाइन। इसको होता है स्टार इज इक्वल्स टू, मतलब कि x स्टार इज इक्वल्स टू वाई विच मीन्स x इज इक्वल्स टू एक्स मल्टीप्लाई बाई वाई, एक्स स्टार वाई। फिर आ जाते हैं डिवाइड एंड असाइन। अब इसमें आप डिवाइड भी कर रहे हैं एंड एज वेल एज उसे असाइन भी कर रहे हैं, तो हमें पॉइंट वाली वैल्यूज़ भी इसमें मिल सकती हैं। ठीक है, विच एक्स डिवाइड एक्स फ्रंट स्लैश इज इक्वल्स टू वाई विच मीन्स एक्स इज इक्वल्स टू एक्स डिवाइड बाई वाई। एंड यहाँ पर फिर आ जाता है डिवाइड एंड असाइन रिमाइंडर। जो इसका रिमाइंडर होगा वो आपको मिलेगा। यहाँ पर हमने लिख रखा है एक्स परसेंटाइल इज इक्वल्स टू वाई विच मीन्स एक्स इज इक्वल्स टू एक्स परसेंटाइल वाई। ठीक है, अब इन दोनों का जो रिमाइंडर होगा x जब डिवाइड कर देंगे y से, तो इनका जो रिमाइंडर होगा वो होगी हमारी x की नई वैल्यू। ठीक है, फ्रंट डबल फ्रंट स्लैश इज इक्वल्स टू आपको पता था फ्लोर डिवीजन, पॉइंट वाली वैल्यू हट जाती है। ठीक है, अब ये सेम चीज़ असाइन हो जाती है। फिर एक्सपोनेंट एंड असाइन, मतलब कि उसकी पावर में भी ले लो एंड उसे असाइन कर दो। x फ्रंट स्लैश इज इक्वल्स टू वाई, यानी कि x इज इक्वल्स टू एक्स की पावर y। ठीक है, तो यहाँ पर x की वैल्यू ही मैनिपुलेट हो रही है, चेंज हो रही है, y को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, अब रिलेशनल ऑपरेटर्स पे आ जाते हैं। इन्हें कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी कहते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर्स आपके कंपेयर करने के लिए यूज़ आते हैं, मतलब कि आपको सिर्फ दो वैल्यूज़ दे सकते हैं, या तो ट्रू या फिर फॉल्स। ठीक है, इसलिए कंपेयर कर पा रहे हैं। सबसे पहला आ जाता है एग्जैक्टली इक्वल्स। ये चेक करता है कि यार ये x की वैल्यू एंड y की वैल्यू ये दोनों एग्जैक्टली इक्वल है या फिर नहीं है। यहाँ पर मैंने देखिए एग्जाम्पल भी दे रखा है, एज्यूम x इज इक्वल्स टू 6 एंड y इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो 6 एंड 3 तो इक्वल है नहीं, हमारा आंसर आ गया फॉल्स। एक बार ये आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पर हमने ले लिया a इज इक्वल्स टू 10 एंड फिर ले लिया b इज इक्वल्स टू 5 एंड अब मैं क्या कहते हैं a डबल इज इक्वल्स टू डबल इज इक्वल्स टू b कर दूंगा, तो हमारा आंसर आ गया फॉल्स, क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं है। अब नॉट इक्वल्स टू, जब भी आप किसी पे ऐसे एक्सपोनेंट वाला साइन लगा देते हैं, एक्सक्लेमेशन वाला साइन लगा देते हैं, तो ये चीज़ हो जाती है नॉट, ये चीज़ नहीं है। नॉट इक्वल्स टू मतलब कि सिंपली नॉट इक्वल्स टू। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमने लिख दिया x नॉट इक्वल्स टू y, तो हमारा आंसर क्या आएगा? हमारा आंसर आएगा ट्रू, क्योंकि x एंड y इक्वल नहीं है। एक और बारी इसको चेक कर लेते हैं कोडिंग में हमारी। a और b हमारा इक्वल नहीं था, इसको चेक करते हैं। a एक्सक्लेमेशन मार्क इज इक्वल्स टू b विच इज़ ट्रू, नॉट इक्वल सही है। आगे चलते हैं। लेस देन, x इज़ लेस देन y, ये चेक करेगा कि यार जो x है लेस देन है y से या फिर नहीं है, तो हमारा आंसर आ जाएगा फॉल्स, क्योंकि x तो 6 है। अब फिर आ जाते हैं लेस देन और इक्वल्स टू। अब ये दो चीज़ चेक करेगा, या तो जो वैल्यू है वो उससे छोटी हो या फिर उसके बराबर हो। तो x इज़ लेस देन या फिर इक्वल्स टू y, तो यार x ना ही उससे छोटी है एंड ना ही उसके बराबर है, तो हमारा आंसर आ गया फॉल्स। लेकिन अगर क्या कहते हैं हम कोई वैल्यू ले लेते हैं जो सिमिलर हो, a इज इक्वल्स टू 10 एंड b ऑल्सो इक्वल्स टू 10। ठीक है, अब अगर मैं इसमें करता a लेस देन इक्वल्स टू 10, तो हमें आंसर क्या मिलता? ट्रू, क्योंकि लेस देन तो नहीं है लेकिन इक्वल्स टू तो है ना, इसलिए ट्रू मिल गया। अब फिर इसके बाद हम देखेंगे ग्रेटर देन, x इज ग्रेटर देन y हमारा, विच इज़ ट्रू, क्योंकि x की वैल्यू 6 है एंड y की वैल्यू 3 है। अब उसके बाद ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब कि या तो बड़ा हो या फिर इक्वल हो। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर्स पे आ जाते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स यानी कि आपके लॉजिक डिफाइन करेंगे, जो उनसे भी आप उनमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट डालेंगे उससे। सबसे पहले आ जाता है हमारा नॉट।
नॉट में अगर आपने इसके अंदर लिख दिया x ग्रेटर देन y, तो ये क्या कहते हैं, आपको उल्टा ही जवाब देगा। अगर x ग्रेटर देन y, इसके जो अंदर वाली स्टेटमेंट है, अगर ये हमारी ट्रू हुई तो आंसर मिलेगा फॉल्स, लेकिन अगर ये फॉल्स हुई अंदर वाली स्टेटमेंट तो आंसर मिलेगा ट्रू। यहाँ पर देख लीजिए x जो था हमारा ये y से बड़ा है, क्योंकि x की वैल्यू है 6, y की वैल्यू है 3, तो ये अंदर की वैल्यू ट्रू है, लेकिन हमने लगा रखा है नॉट, तो ये हमें बताएगा फॉल्स, फॉल्स आउटपुट देगा। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। अब मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, एक बारी नया आइडियली खोलते हैं, ये बहुत ज़्यादा क्लटर्ड हो गया। नया आइडियली हमने खोल लिया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पर हम ले लेते हैं एक वैल्यू a इज इक्वल्स टू एक्स लेते हैं, x की हम बात कर रहे हैं ना, x इज इक्वल्स टू 6, y इज इक्वल्स टू 3। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नॉट x इज ग्रेटर देन y, तो बताओ इसमें क्या होगा, अंदर की वैल्यू ट्रू है या फिर फॉल्स है? अंदर की वैल्यू तो ट्रू है जी, तो आउटपुट क्या आना चाहिए? फॉल्स, क्योंकि नॉट हमेशा उल्टा जवाब देता है। ठीक है, फिर आ जाते हैं एंड पे। एंड पे क्या होता है कि बोथ कंडीशन शुड बी ट्रू, जो एंड के लेफ्ट में लिखा है एंड एंड के राइट में लिखा है, दोनों ट्रू होनी चाहिए, तभी आंसर आपको ट्रू देगा, वरना फॉल्स दे देगा। ठीक है, मतलब आप समझ लीजिए कि नॉर्मल जैसी इंग्लिश में हम बातचीत करते हैं, दिस एंड दिस, ये दोनों ही ट्रू होने चाहिए, तभी हमारा काम चलेगा। या फिर अगर हम बोलते हैं दिस और दिस, यानी कि ये या फिर ये, इन दोनों में से कोई सा भी एक, इसलिए उस समय हम और का यूज़ करते हैं। एंड में देख लेते हैं, x इज ग्रेटर देन 3 एंड y इज ग्रेटर देन 2। अब बताओ ये दोनों कंडीशन ट्रू है या फिर दोनों में से कोई एक ट्रू है? हमारी x की वैल्यू थी 6, तो 6 तो 3 से बड़ा ही है, ट्रू। एंड दूसरी होगी y इज ग्रेटर देन 2, अब y की वैल्यू 3 है तो 3 से तो बड़ा ही है 2, तो दोनों ट्रू है। देखना आंसर क्या आएगा, ट्रू। इसमें से एक फॉल्स कर दूं, x इज लेस देन 3, ठीक है, एंड y इज ग्रेटर देन 2, अब क्या होगा? अब हमें आंसर मिलेगा फॉल्स, क्योंकि दोनों में से दोनों ही ट्रू होने चाहिए थे। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं और पे। और क्या देखते हैं कि यार दोनों में से एटलीस्ट कोई एक ट्रू होना चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया। अब यहाँ पर देख लेते हैं एक और एग्जांपल, x एक फॉल्स ले लेता हूँ, x इज लेस देन 3, ये चीज़ फॉल्स है, और y इज ग्रेटर देन 2, ये चीज़ ट्रू है, तो हमारा आंसर आएगा ट्रू। आगे चलते हैं, मेंबरशिप ऑपरेटर्स। मेंबरशिप ऑपरेटर्स हमारे दो वर्ड से यूज होते हैं, दो कीवर्ड से यूज होते हैं, इन एंड नॉट इन। ये चेक करेगा कि यार कोई एक डेटा सबसेट, डेटा का सबसेट यानी कि उसकी छोटी वैल्यू, क्या ये मौजूद है हमारे बड़े डेटा में, इसकी सुपरसेट वाली वैल्यू में। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहला एग्जांपल है ए इन एप्पल, यानी कि हमारा जो एक सबसेट है, सब स्ट्रिंग है ए, वो हमारी स्ट्रिंग में मौजूद है, तो इसका आंसर है ट्रू। एक एग्जांपल भी देख लेते हैं इसका। हमने ले लिया, एक डायरेक्ट प्रिंट करवाते हैं, ए इन एप्पल, ट्रू। इसलिए देखिए हमारा इंटरैक्टिव मोड कितना सही है। हम क्या कहते हैं, एक लाइन ऑफ कोड लिखेंगे, प्रिंट वगैरह लिखने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, अगली लाइन में हमें उसका आउटपुट मिल जाएगा। तो टेस्टिंग के लिए इंटरैक्टिव मोड काफ़ी सही है। ठीक है, अब अगर मैं लिख देता बी इन एप्पल, तो हमें क्या आंसर मिलता? सॉरी, स्ट्रिंग नहीं बनाया, ये गलती हो जाती। बी इन एप्पल क्या आंसर मिलता हमें? फॉल्स, क्योंकि बी एप्पल में मौजूद नहीं है। लेकिन अगर मैं लिख देता बी नॉट इन एप्पल, बी नॉट इन एप्पल, तो हमारा क्या आंसर आता? ट्रू, क्योंकि बी एप्पल में नहीं है, ये सही बात है, नॉट इन हमने बोला था, इसलिए हमारा आंसर आ गया ट्रू। ये आप खुद प्रैक्टिस भी करके ट्राई करिएगा। अब हमने ले लिया एक स्ट्रिंग डेटा टाइप, सॉरी लिस्ट डेटा टाइप। लिस्ट में भी एक बारी चेक करते हैं, 3 इन, एक बारी देखिएगा कि इसमें हमारी एरर आएगा या फिर नहीं आएगा। चेक करते हैं, ट्रू, एरर नहीं आया, क्योंकि 3 एक इंटीजर है जो एक हमारी जो लिस्ट है 1 2 3 उसमें मौजूद है, इसलिए आंसर आ गया हमारा ट्रू। टपल्स का ट्राई करते हैं। 14 योर बैटरी इज रनिंग लो, एक सेकंड रुकिएगा, चार्जर लगा लूँ। क्या कहता था आपको, एक एग्जांपल लूंगा टपल का।
टपल में अगर मैं मान लेता हूँ 10 इन, एक टपल ले लेते हैं 10 20 30, तो इसका आंसर आ जाएगा ट्रू, क्योंकि ये इसके अंदर मौजूद है। कोई सा भी डेटा टाइप आप ले सकते हैं, स्ट्रिंग ले लो, लिस्ट ले लो, टपल ले लो, ठीक है। लेकिन डिक्शनरी में कुछ स्पेशल चीज होती है। डिक्शनरी चेक्स कीज ओनली, यानी कि मैंने आपको जो बताया था, जो कीज वाली वैल्यू होगी, जो कीज होगा सिर्फ उन्हें चेक किया जाएगा, ये वैल्यूज पर नहीं जाएगा। यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल ले रखा है, नेम ऋषभ एज 18, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने प्रिंट करवा दिया नेम इन डी, यानी कि ये चेक कर लेगा कि हमारी जो की है, नेम के नाम से जो की है, ये डी डिक्शनरी के अंदर प्रेजेंट है या फिर नहीं है। तो प्रेजेंट है, इसलिए डी हमारा ट्रू आ गया। लेकिन अगर मैं लिख देता हूँ 18, जो एक वैल्यू है जो डिक्शनरी के अंदर प्रेजेंट है, लेकिन अगर मैं उसको लिख देता हूँ 18 इन डी, तो हमारा आंसर आ जाएगा फॉल्स, क्योंकि ये हमारी जो वैल्यूज होती है उसको नहीं देखता। हमारी क्या कहते हैं, डिक्शनरी में सिर्फ कीज हैं जो देखी जाती हैं। इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैं यहाँ पर डिक्शनरी बना देता हूँ डी के नाम से, डी इज इक्वल टू नेम सैम, उसकी एज दे देते हैं एज 30। अब क्या कहते हैं, मैं देख लेता हूं नेम इन डी, ठीक है, नेम इन डी, क्या आंसर आएगा ट्रू, क्योंकि नेम है हमारे डी में। लेकिन अगर मैं लिखता हूं सैम इन डी, सैम इन डी, तो आंसर आ गया फॉल्स, क्योंकि ये कीज को नहीं देख, सॉरी वैल्यूज को नहीं देखता। यहां पर जो नेम है ये है हमारा की, यहां पर सैम है वो है उसकी वैल्यू, यहां पर एज है ये है की, 30 है उसकी वैल्यू, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिटी ऑपरेटर्स, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स में हम दो कीवर्ड्स यूज करते हैं, इज या फिर इज नॉट। ये चेक कर देता है कि यार इन दोनों की आइडेंटिटी सेम है या फिर नहीं है। आइडेंटिटी याद करो, अभी लेक्चर की शुरुआत में मैंने आपको बताया था, ठीक है। यहाँ पर ए इज इक्वल्स टू 100, यहाँ पर हमारी एक वैल्यू असाइन कर दी है ए को, एंड मैंने बी को असाइन कर दिया वैल्यू ए की। तो अब क्या होगा कि मेमोरी लोकेशन में क्या हो रहा है कि ए और बी दोनों एक ही वैल्यू को पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है, जो है हमारा 100। अब इसमें जब मैं प्रिंट करवा देता हूँ ए इज बी, तो हमारा आंसर आ जाएगा ट्रू, क्योंकि ए बी है। एंड इसकी जो आईडी होगी, जो इनका आईडी एड्रेस होगा, वो भी दोनों का सेम होगा। एक बार चेक कर लेते हैं। यहां पर मैं लिख लेता हूं ए इज इक्वल्स टू 100 एंड बी इज इक्वल्स टू ए, ठीक है। अब मैं यहां पर लिख देता हूं, पहले दोनों को प्रिंट करवाते हैं। देखो ए की क्या वैल्यू है, बी की क्या वैल्यू है। अब मैं लिख देता हूं आईडी ऑफ ए, हमारी एक आईडी मिल चुकी है यहाँ पे। एंड अब मैं लिख देता हूँ आईडी ऑफ बी। आप देख लीजिए दोनों एकदम सेम है, डिट्टो सेम है। अगर मैं इन पे चेक करने वाला इजी डबल इज इक्वल टू वाला ऑपरेटर भी लगा दूं आईडी बी, तो हमारा क्या आंसर आएगा ट्रू, क्योंकि ये दोनों सेम ही मेमोरी लोकेशन पे सेम ही वैल्यू को पॉइंट कर रहे हैं, इसलिए ट्रू आ गया। अब अगर मैं ले लेता कोई दूसरी वैल्यू, x इज इक्वल टू 10 एंड y इज ऑल्सो इक्वल टू 10, अब बताओ ये क्या होगा। अगर मैं लिख दूं x इज b, x इज y, तो आंसर है ट्रू, क्योंकि दोनों की आइडेंटिटी सेम है, इनकी आईडी लोकेशन भी सेम होगी। आईडी ऑफ x डबल इज इक्वल टू आईडी ऑफ हमारी y, आंसर क्या आ जाएगा ट्रू, क्योंकि भाई दोनों सेम ही आईडी लोकेशन पर है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर इज नॉट भी आ जाता है, ये चेक करता है कि यार ये चीज नहीं है। अब यहाँ पर देखो x अलग है और a अलग है। अगर मैं लिख देता हूं a इज x, तो फॉल्स आ जाएगा। लेकिन अगर मैं लिख देता हूं, पहले सबसे पहले आपको वैल्यू दिखाता हूं, a की वैल्यू थी 100, x की वैल्यू थी 10। अब अगर मैं लिख देता हूं आईडी ऑफ a डबल इज इक्वल टू आईडी ऑफ हमारी b, तो यहाँ पर क्या, सॉरी b नहीं, हमारी x, तो हमारी क्या आंसर आएगा फॉल्स, क्योंकि ये दोनों अलग अलग मेमोरी लोकेशन पे अलग अलग वैल्यूज को पॉइंट कर रहे हैं। इनपुट एंड आउटपुट में आ जाते हैं। ये हमारे एक बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, ये यूजर से इनपुट एंड आउटपुट लेने के लिए यूज होते हैं। इनपुट का फंक्शन होता है नॉर्मल इनपुट एंड उसके आगे पैरेंथेसिस ब्रैकेट स्टार्ट एंड ब्रैकेट क्लोज। ये क्या करता है, एक्सेप्ट यूजर इनपुट एज अ स्ट्रिंग एंड स्टोर्स इट इन द असाइन्ड वेरिएबल। मतलब कि आपने एक वेरिएबल ले रखा होगा, कोई सा भी एक वेरिएबल, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। एक वेरिएबल ले लेंगे हम नेम के नाम से, नेम के नाम से हमने एक वेरिएबल ले लिया।
एंड उसमें हमने डाल दिया इनपुट। एंड इसके अंदर क्या कहते हैं, आप कोई सा भी इनपुट मैसेज आप प्रिंट करवा सकते हैं। जो से भी आप मैसेज लिखेंगे वो नीचे प्रिंट हो जाएगा अगली लाइन में। एंड आगे क्या कहते हैं, आप उसके आगे अपना आउटपुट अपना सॉरी इनपुट डाल सकते हैं। कैसे, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एंटर नेम। यहाँ पर देख पा रहे हैं, हाँ दिख जाएगा एंटर नेम। ये चीज अगर डाल दूंगा तो अगली लाइन में क्या आएगा, लिखा आएगा एंटर नेम। एंड उसके आगे मैं कीबोर्ड से यहाँ पर टाइप कर सकता हूँ कोई सा भी नेम, जैसे कि सैम मैंने टाइप कर दिया। ठीक है, अब क्या होगा कि ये जो वैल्यू होगी जो यहाँ पर हमारी अब चली गई है, वो इनपुट क्या करेगा एज अ स्ट्रिंग, ये स्टोर करवा देगा वैल्यू हमारी नेम में। ठीक है, तो जो हमने नाम डाला था सैम, वो एज अ स्ट्रिंग अब स्टोर हो चुका है हमारे वेरिएबल में जिसका नाम था नेम। ठीक है, तो ये कौन सा डेटा टाइप हुआ, आप बताओ, कमेंट्स में लिखना। यही सेम चीज मैं आपको यहाँ पर बता रहा था। हमने एग्जाम्पल ले रखा है नेम इज इक्वल्स टू इनपुट एंटर योर नेम। यहाँ पर हमने लिख दिया ऋषभ, तो ये हो जाएगी स्टोर्ड, हमारी स्टोर नेम वेरिएबल में विथ अ डेटा टाइप ऑफ स्ट्रिंग। एक बार चेक कर लेते हैं। यहां पर मैं लिख देता हूं नेम इज इक्वल्स टू इनपुट एंटर नेम। वैसे आपको पता नहीं कि आप स्ट्रिंग कैसे भी बना सकते हैं, ये ऐसे डबल कोटेशन मार्क के साथ भी एंड सिंगल कोटेशन मार्क के साथ भी। ठीक है, मैं सिंगल के साथ बनाकर आपको दिखा देता हूँ एंड इसके आगे कॉलन लगा देता हूँ ताकि हम लिखने में आसानी हो हमारी। ठीक है, एंटर नेम, यहाँ पर मैं डाल देता हूँ सैम। अब सैम क्या कहते हैं, नेम के अंदर चली गई होगी। जैसे मैं नेम को प्रिंट करवाऊंगा, देख लीजिए हमारा नाम आ गया सैम। आगे चलते हैं। अब इंट क्या करता है, इंट कन्वर्ट कर देता है किसी भी डेटा टाइप को इंटीजर डेटा टाइप में। अब यहां पर देख लीजिए, व्हेन यूज्ड विथ इनपुट कन्वर्ट्स स्ट्रिंग वैल्यू टू इंटीजर वैल्यू। अब अगर मेरे को एज इनपुट करवानी होगी अपने कंप्यूटर में, तो मैं अगर इनपुट सबसे पहले यूज करना पड़ेगा, तभी हम इसके अंदर इनपुट डाल सकते हैं, लेकिन वो स्ट्रिंग का इनपुट होगा। अब मेरे को इंटीजर में चाहिए, तो इंट फंक्शन क्या करेगा, इंट फंक्शन उस स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। कैसे, यहाँ नीचे देखिए, एज इज इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर एज, मैंने यहाँ पर लिख रखा है। अब जैसे ही मैंने यहाँ पर एज डाली 18, सबसे पहले वो इनपुट की वजह से स्ट्रिंग में स्टोर होगी। हाँ ठीक है, स्ट्रिंग यहाँ पर एक स्ट्रिंग बन जाएगा इस इनपुट की वजह से। अब वो स्ट्रिंग जब इंटीजर में जाएगी, वो कन्वर्ट हो जाएगी इंटीजर में। एंड ये चीज हमारा जो वेरिएबल था एज, उसमें एज अ इंटीजर स्टोर रहेगी। 18 वैल्यू एज अ इंटीजर स्टोर रहेगी। ठीक है, आपको एक बार करके दिखा देते हैं। हमने लिख रखा है एज इज इक्वल्स टू इंट, ऐसे यूज करते हैं हम इसको, इंट इनपुट। अब इसके अंदर वैल्यू डाल देता हूं मैं एंटर योर एज, एंटर योर एज। ठीक है, अब मैं यहां पर एज डाल देता हूं हमारी कोई सी भी 20। अब जब मैं एज को प्रिंट करवाऊंगा तो हमारी वैल्यू आ गई 20। अब इसका डेटा टाइप देख लेते हैं, टाइप ऑफ एज इट इज इंटीजर, क्योंकि हमने इंटीजर से उसको कन्वर्ट करवा लिया। ठीक है, लेकिन टाइप ऑफ अगर हम सिर्फ नेम देखेंगे तो वो स्ट्रिंग ही आने वाले हैं। आगे चलते हैं। अब इंटीजर फंक्शन यार दो चीजें और कर देता है, इसके अंदर क्या कहते हैं, आप इवेल्युएट भी करवा सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है 12 + 12, तो ये इसका आंसर दे देगा इंटीजर में विच इज 24। ठीक है, लेकिन अगर इसके अंदर आप कोई एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू डालेंगे, यहाँ पर मैंने डाल रखा है 12.56, तो ये पॉइंट वाली वैल्यू को हटा देगा एंड आपको सिर्फ 12 आंसर दे देगा। चेक कर लेते हैं एक बारी, हमारे नोट्स आ जाए। ठीक है, इंटीजर के अंदर अगर आप वैल्यू डाल देंगे 20.44, तो ये क्या आपको आपको आउटपुट देने वाला है 20, सिंपल। लेकिन अगर इंटीजर के अंदर मैं इवेल्युएट करवा दूं कुछ, 12 + 5 17 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब हम इवैल फंक्शन पे आते हैं। इवैल फंक्शन क्या करता है, ये सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग पे इनपुट लेता है। ठीक है, एंड आपको आउटपुट सिर्फ क्या कहते हैं, इंटीजर में दे सकता है एंड क्या कहते हैं लिस्ट एंड दूसरे डेटा टाइप्स में दे सकता है। मैंने गलती से यहाँ बीच में स्ट्रिंग लिख दिया, स्ट्रिंग में नहीं आता आपका आउटपुट। ठीक है, आपको फ्लोट में मिल सकता है, लिस्ट में मिल सकता है, इंटीजर में मिल सकता है, टपल में मिल सकता है, लेकिन स्ट्रिंग में नहीं मिल सकता। तो यहाँ पर नोट्स पे यहाँ पर गलती है। ठीक है, अब आपको दिखा देते हैं इवैल को यूज करके। इवैल के अंदर अगर मैं इंटीजर डालने की ट्राई करता हूँ, सिर्फ एक इंटीजर, तो हमें एरर मिल जाएगा। लेकिन अगर इवैल के अंदर स्ट्रिंग वाला इंटीजर डाल दूंगा मैं, तो फिर
कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये सिर्फ स्ट्रिंग इनपुट लेता है। अब आगे देख लेते हैं। इवैल के अंदर हम इसी स्ट्रिंग के अंदर अपने नंबर्स को ऐड भी करवा सकते हैं, जैसे कि 12+8 में, यहाँ 12+9 यहाँ पे करवा दूंगा, 21 हमें यहाँ से मिल जाएगा। अब इवैल के अंदर हम दूसरे डेटा टाइप्स का भी कॉन्कैटिनेशन करवा सकते हैं, जैसे कि मैं लिस्ट का करवा कर देखता हूँ, आपको दिखाता हूँ आपको। 1, 2 प्लस इसमें ऐड करवा देते हैं एक और 3। अब देख लीजिए अगली लाइन में हमें मिल जाएगा एक लिस्ट 1, 2, 3। अब आगे चलते हैं टाइप कास्टिंग पे। टाइप कास्टिंग का मतलब होता है चेंजिंग वन डेटा टाइप इनटू अनदर, यानी कि लिस्ट का टपल में कन्वर्जन करवा देना, स्ट्रिंग का इंटीजर में कन्वर्ट करवा देना, इंटीजर का स्ट्रिंग में। तो इस टाइप का होता है, मतलब डेटा टाइप को आप कन्वर्ट करवा रहे हो किसी दूसरे डेटा टाइप में, उसे कहते हैं हमारी टाइप कास्टिंग या फिर टाइप कन्वर्जन। तो ये हमें दो टाइप के मिलते हैं। सबसे पहले है एक्सप्लिसिट कन्वर्जन और दूसरा मिल जाता है हमें इम्प्लिसिट कन्वर्जन। एक्सप्लिसिट पर आते हैं, इसको टाइप कास्टिंग भी कहते हैं। एंड इसमें क्या होता है कि प्रोग्रामर फोर्सेस इंटरप्रेटर टू कन्वर्ट अ डेटा टाइप टू अनदर, यानी कि प्रोग्रामर खुद अपनी तरफ से किसी एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करवाता है। एंड देयर इज अ रिस्क ऑफ डेटा लॉस। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, हमने ले लिया x इज इक्वल टू 60.75 एंड इससे जब मैंने इंटीजर में कन्वर्ट करवाया, इंटीजर में डाला, तो इसकी जो पॉइंट वाली वैल्यू है वो तो हट जाएगी, आप सबको पता है, एंड हमें मिल जाएगा 60। तो यहाँ पर एक हमारा डेटा लॉस हुआ, 0.75 का जो डेटा था वो अब डिलीट हो चुका है। अब यहाँ पर आ जाते हैं इम्प्लिसिट कन्वर्जन पे, इसे कोर्जन भी कहते हैं, कोर्जन। अब इसमें क्या होता है कि इंटरप्रेटर खुद समझता है कि यहाँ पर भाई डेटा टाइप को चेंज करने की नीड है एंड वो खुद चेंज कर देते हैं। कैसे? यहाँ पर हमने एग्जांपल ले रखा है a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 5.6 एंड जब हमने c इक्वल टू a प्लस b करवाया, यानी कि इन दोनों को ऐड करवाया, तो हमें आउटपुट मिल गया 15.6। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा इंटीजर डेटा टाइप था, जब उसको ऐड करवाया किसी एक फ्लोटिंग पॉइंट से, तो हमें एक नई वैल्यू मिली जो फ्लोटिंग पॉइंट होगी। एंड यहाँ पे कोई डेटा लॉस नहीं हुआ, यहाँ पे इंटरप्रेटर ने नीड समझी, डेटा टाइप को कन्वर्ट करना है, इंटीजर से हमें फ्लोटिंग पॉइंट पे कन्वर्ट करना पड़ेगा, एंड उसने कर दिया। एंड जब इसका हमने टाइप देखा तो टाइप आया हमारा फ्लोट, ठीक है। एंड यहाँ पे एक और फैक्ट की बात मैंने देखी थी तो आपको बता दी। प्रिंट क्या करता है? कन्वर्ट्स एनी आर्ग्यूमेंट इनटू स्ट्रिंग, मतलब आपको दिखाने से पहले हर आर्ग्यूमेंट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है, मतलब कि परमानेंटली नहीं हो जाता, बस दिखाने के लिए ये स्ट्रिंग में आपको कन्वर्ट करके दिखाता है। आगे देखते हैं फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन मतलब कि हमारे पाइथन का कोड कैसे एग्जीक्यूट होता है। तो द ऑर्डर इन विच पाइथन रन्स द कोड लाइन बाय लाइन फ्रॉम टॉप टू बॉटम, मतलब कि हमारा किस तरीके से पाइथन हमारा कोड रन करता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। पाइथन एग्जीक्यूशन बिगिंस विद द वेरी फर्स्ट लाइन, यानी कि जो आपके पाइथन में सबसे पहली लाइन ऑफ कोड होगा वहीं से एग्जीक्यूशन होना स्टार्ट हो जाता है। यानी कि आपने देख रखा होगा, मैंने आपको बताया था कि भले वो स्क्रिप्ट मोड में हो या फिर इंटरप्रेट मोड में हो, हमारी क्या कहते हैं, अगर स्क्रिप्ट मोड में भी बंच ऑफ लाइन ऑफ कोड लिख रखा है, मल्टीपल लाइन ऑफ कोड लिख रखे हैं, वो पाइथन क्या करेगा, सबसे पहली लाइन को रीड करेगा एंड उसे वहीं पे एग्जीक्यूट करेगा। फिर वो नेक्स्ट लाइन पे आएगा, उसे रीड करेगा, उसे वहां पे एग्जीक्यूट करेगा, फिर थर्ड लाइन पे, फिर फोर्थ पे। इस तरीके से हमारा फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन पाइथन के अंदर चलता है। एंड यहाँ पे हमें 3 टाइप के एग्जीक्यूशन मिल जाते हैं कि किस तरीके से होते हैं। सबसे पहला है सीक्वेंशियल स्टेटमेंट, दूसरा है सिलेक्शन या कंडीशनल स्टेटमेंट, तीसरा है आइटरेशन और लूपिंग कंस्ट्रक्ट्स। इन तीनों को एक एक करके समझते हैं। सीक्वेंशियल स्टेटमेंट्स इन पाइथन प्रोग्राम आर एग्जीक्यूटेड वन आफ्टर द अनदर, यानी कि एक के बाद एक हमारी पाइथन प्रोग्राम में लाइंस एग्जीक्यूट होती रहती है, जैसे मैंने आपको बताया। फिर आ जाता है कंडीशनल स्टेटमेंट्स यूज्ड इन डिसीजन मेकिंग, ये डिसीजन मेकिंग के लिए यूज होता है। कंडीशनल स्टेटमेंट मैंने आपको ऊपर बताया था कि इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 तो देन ये वाली लाइन प्रिंट कर दो, अगर नहीं है तो एल्स वाली लाइन प्रिंट कर दो, ठीक है। इट विल टेक एक्शन ओनली व्हेन द प्रोवाइडेड कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स। सिंपलेस्ट एग्जांपल ले लेते हैं हमारे इफ स्टेटमेंट का। इफ कंडीशन पे यहाँ पर आप देख सकते हैं एज इज इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर एज, उसके बाद हमने क्या कहते हैं इस पे डाल रखा है इफ एज इज ग्रेटर देन 18 तो ये प्रिंट कर दो। लेकिन अगर सिर्फ हम इफ यूज करते हैं तो फिर हमारे चांसेस रहते हैं कि यार यहाँ पे गलती हो सकती है, एरर मिल सकते हैं। इसलिए जब हम नेक्स्ट लाइन पे आएंगे इफ एल्स को यूज करेंगे सेम उसी के साथ, इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 देन ये प्रिंट करो, वरना ये प्रिंट कर दो नॉट एलिजिबल, ठीक है। एंड जब इन दोनों से बाहर आ जाएंगे उसके बाद प्रिंट कर दो थैंक यू। ये आप खुद एग्जीक्यूट करके भी देख सकते हैं। फिर आ जाते हैं हमारे पास मल्टीपल इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट। जब भी आप बहुत सारे मल्टीपल इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट यूज करते हैं तो सिर्फ आप हर समय इफ यूज नहीं कर सकते। इफ a is equals to 1, a double is equals to 1, if a double is equals to 2, आप यूज कर सकते हैं if a is equals to 1, elif a is equals to 2,
या फिर एलिफ दोबारा से ए डबल इज इक्वल्स टू 3, सॉरी डबल इज इक्वल्स टू यूज होगा। एंड सबसे लास्ट में आप लिख सकते हैं एल्स, यानी कि अगर इन सब में से कोई सा भी नहीं है तो ये चला दो, कोई एरर नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, एलिफ के साथ आप कंडीशन भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन एल्स के साथ कंडीशन यूज नहीं करते। आगे चलते हैं, नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। इसमें क्या होता है, इफ कंडीशन आपने लगा दी, फिर एलिफ लगा दी, लेकिन एलिफ के अंदर से दोबारा से आपने कुछ कंडीशंस यूज करी है। ठीक है, तो ये आ जाता है हमारा नेस्टेड इफ एलिफ एल्स कंडीशंस। ठीक है,